हेलो, नमस्कार साथियों। गणतंत्र दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी मध्य एशिया के, यानी अगर हम लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया के दो महान ताकतवर, सेंट्रल एशिया के दो महान ताकतवर डायनेस्टी थे। एक था मंगोल और दूसरा था मंगोल और दूसरा था तैमूर। तैमूर तैमूर मंगोल चंगेज खान, चंगेज खान इनके नेता थे, चंगेज खान। सेंट्रल एशिया प्लस तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान प्लस सेंट्रल एशिया, ये एरिया था जिसमें ये तैमूर के वंशज रहते थे। और ये मंगोल, मंगोल के इलाका, मंगोल चाइना वाले पार्ट को मंगोल के प्रजाति यहाँ थे। तो इन दोनों से जो उत्पन्न हुआ था वो था मुगल डायनेस्टी। मुगल मुगल डायनेस्टी के जो प्रथम शासक थे वो था बाबर। बाबर का अगर हम लोग जन्म देखेंगे तो बाबर का जन्म था 1483। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1530 में। इनका असली नाम जो था, मूल नाम जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, शेख मिर्जा मिर्जा था। और इनके माता का नाम कुतलुग निगार खानम, कुतलुग कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम था। तो उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम था। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि मुगल डायनेस्टी का सेंट्रल एशिया से, कहाँ से, सेंट्रल एशिया से ये जो पहले काबुल, फिर इंडिया आया था। तो सबसे पहले काबुल आया था, ये 1504 में आया था। लेकिन इससे पहले 1501 ईस्वी में इसको सड़ सड़ ए पुल के युद्ध में सैबानी खान, सैबानी खान
सैवानी खान ने इसको मध्य एशिया से भगाया था। सैवानी खान ने इसको खदेड़ के मध्य एशिया से भगाया था। तो सैवानी खान ने 1501 ईस्वी में जब इसको हराया, यानी कि बाबर को हराया, तो बाबर भाग के काबुल पे अपना आधिपत्य स्थापित किया, और वो ईस्वी था 1540 में। ये बाबर 1483 में जन्मा था, और 1494 में 11 साल, 11 ईयर प्लस 4 मंथ्स का था, नाबालिग था। तभी इसको सिंहासन पर बिठा दिया गया, फरगना के सिंहासन पर बिठा दिया गया। 1501 ईस्वी में सरे पुल में सैवानी खान ने इसको मध्य एशिया से खदेड़ के भगा दिया था। 1540 में आया और काबुल पे इसने विजय हासिल की। 1507 से 1508, 1507 या 1508 में इसने इसको जो मिर्जा की उपाधि दी गई थी, मिर्जा की उपाधि त्याग कर दिया, और साथ में इसने पादशाह की उपाधि, पादशाह की उपाधि धारण किया। पादशाह की मतलब इन्होंने अपना क्या किया, उपाधि धारण किया। और 1508 के बाद इनको भारत पे आक्रमण करने के लिए, यानी कि इंडिया पे आक्रमण करने के लिए 3 लोगों ने निमंत्रण भेजा था। उसमें पहला था आलम खान, आलम आलम खान। दूसरा था दौलत खान, दौलत खान। और तीसरा था राणा सांगा, राणा राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का था। ये दौलत खान का एक लड़का था, दिलावर खान, दिलावर खान। और ये आलम खान जो था, इब्राहिम लोदी का चाचा था, इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी चूंकि शासक थे दिल्ली के, और आल, आलम खान ये नहीं चाहता था कि इब्राहिम लोदी क्या हो, शासक रहे। इसीलिए वो अपने आप को शासक मानते हुए उसने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा था कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए। दूसरा दौलत खान जो था, वो पंजाब का गवर्नर था, और उसको राजधानी बुलाया गया था, और इब्राहिम लोदी ने उसको राजधानी बुलाया था। इसको उसने रिफ्यूज कर दिया, और उसने अपने बेटे को दिलावर खान को बाबर के पास भेजा, और उसने कहा कि आप इब्राहिम लोदी, यानी कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, और आलम खान को इब्राहिम लोदी के स्थान पर बैठाइए। राणा सांगा मेवाड़, ये दौलत खान से पहले ही इसने, राणा सांगा ने इसको बाबर को निमंत्रण भेज रखा था। तो यानी कि 3 जगह से निमंत्रण मिलने के बाद बाबर बाबर को लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है जब भारत पर चढ़ाई किया जाए, और भारत पर आक्रमण करने का समय आ गया है। 1524 ईस्वी में लगभग इसने फोर्थ, यानी कि चौथी बार इसने अपना अभियान चलाया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसमें 21 अप्रैल 1526 से 27 अप्रैल 1526 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी हारा ही नहीं, वो रण क्षेत्र में ही मारा गया। तो इब्राहिम लोदी के मरने के बाद 27 अप्रैल को ही, 1526 को ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई। और
दिल्ली और साथ में आगरा का जो मेन शासन था वो अब किसके हाथ में आ गया? बाबर के हाथ में आ गया। तो बाबर के हाथ में आने के बाद सबसे पहले एक चीज हम देखते हैं कि ये जो पानीपत का युद्ध में, पानीपत के युद्ध में एक युद्ध नीति की अपनाया गया था। ये था तुलुगमा 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 नीति। तुलुगमा नीति में होता तो क्या था कि अगर ये दुश्मन है तो पहले इनके दाएं और ये बाएं फैल कर फिर इन पर जो होता है ना अटैक किया जाता था। तो सबसे पहले ये इसके दाएं बाएं फैल कर फिर बाद में इस पे अटैक किया जाता है। ये सीखा ये कहाँ से था? तो सबसे पहले सवानी खान से सीखा था। सवानी खान ने इसका उपयोग किसके विरुद्ध किया था? बाबर के विरुद्ध किया था। और बाबर ने इसका उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के और प्लस बाबर के बीच में हुआ था। बाबर के बाबर बाबर मेनली पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका तोप का यूज किया था? कैनन कैनन का यूज किया था और साथ में उसने गन का यूज किया था। इससे पहले बारूद का यूज हो चुका था भारत में, लेकिन तोप का यूज जो था सबसे पहले भारत में किसने किया था? बाबर ने किया था। किसके किसके विरुद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के पास बहुत सेना था, लेकिन सेना यो हथियार यानी कि तोप के आगे और गन के आगे बहुत कम टिकते हैं, जिसके कारण से इब्राहिम लोदी की हार हुई। इब्राहिम लोदी के हार के बाद पानी मतलब इब्राहिम लोदी के हार के बाद इसने युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध हम लोग देखे थे 1526 ईस्वी में लड़ा। दूसरा इसने 1527 ईस्वी में लड़ा था। 1527 ईस्वी में लड़ा था। तीसरा 1528 ईस्वी में लड़ा था। और चौथा 1529 ईस्वी में लड़ा था। और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1506 मतलब अगर हम लोग याद करेंगे तो ये पानी पिया, बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, और इसके बाद है चाय पीने के बाद घाघरा घाघरा उठा के चले गए। तो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी खानवा के युद्ध हम लोग देखते हैं। खानवा के युद्ध जो होता है ना किसके बीच? राणा सांगा के बीच मेदिनी राय था। मेदिनी राय के विरुद्ध ये लड़ा गया था। और घाघरा का युद्ध जो होता है ना, घाघरा का युद्ध सिकंदर शाह सूरी के बीच लगा। सिकंदर शाह सूरी के साथ लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी का इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल से 27 अप्रैल, राणा सांगा, चूंकि राणा सांगा इस किसको निमंत्रण भेजा था? मैंने पहले बताया था राणा सांगा ने ही निमंत्रण भेजा था किसको? बाबर को। किसके पर आक्रमण करने के लिए? दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। राणा सांगा को लगा कि जिस तरह से अन्य लुटेरे आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं, लूट कर चले जाते हैं, उसी तरह से बाबर भी आएगा, लूट कर चला जाएगा। लेकिन ये गलत फहमी थी उसकी, क्योंकि बाबर आया और यहाँ पर अपना रहने का फैसला किया। मेदिनी राय मेदिनी राय जो है ये चंदेरी के युद्ध में जो था ना 1528 में हार गया बाबर से। और ये मतलब जो है 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में जो है घाघरा का युद्ध, सॉरी, घाघरा का युद्ध जो है
मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में था। मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी के बीच में था और बाबर के बीच में था। तो मोहम्मद लोदी क्या हो गया, हार गया, और इसमें भी बाबर जीता था। ये घाघरा का लड़ाई ही जो होता है वो बाबर का अंतिम लड़ाई था, इसके बाद ये कोई लड़ाई नहीं किया था। ये लड़ाई के साथ अपना प्रदेश जीतता गया, और प्रदेश जीतने के साथ ही इसने अपने हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग प्रशासन का व्यवस्था किया था। अलग अलग प्रशासन के कारण से ही इसने, जिसमें कि कामरान को, हिंदाल को और मीर यूसुफ अली को, कामरान को काबुल, कंधार और मुल्तान दे दिया था। हुमायूं, मीर फखर अली और तथा मिर्जा सुलेमान को बख्श खां। बख्श खां, अब देखिएगा तो अभी के जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के क्षेत्र को बख्श खां कहते हैं। बख्श खां से लेकर बिहार तक के इलाका पर जो है वो किसका अधिकार था, वो बाबर का अधिकार था। लेकिन बीच में जो राजस्थान का एरिया है, वो राजस्थान का इलाका अभी भी जो है ना बाबर के से दूर था। बाबर इस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। बाबर जो अपना एक आत्मकथा लिखा था उसको हम लोग तुजुक एक बावड़ी कहते हैं। तुजुक, तुजुक एक बावड़ी था, और तुजुक एक बावड़ी में उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। बावड़ी में उसने अपना आत्मकथा लिखा। बाद में इसको अकबर ने अब्दुल अब्दुल रहीम खाने खाना से फारसी में अनुवाद करवाया था। बाद में इसका एक अलग ही कंटेंट था कि मतलब इसने अपना, मतलब पूर्वज, अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। कितने क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि बाबर की जो राजभाषा था, यानी कि जो प्रशासन का भाषा था, वो फारसी था, तुर्की था। तुर्की नहीं था, वो फारसी भाषा था, और ये फारसी को ही मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेन है इनका एक जो सेना नायक था, मीर बाकी। मीर मीर बाकी, मीर बाकी ही जो है अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो बाबर से ये कुछ रिलेटेड कंसेप्ट था। अभी हम लोग एक और पढ़ेंगे, वो हुमायूं का है। बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। लेकिन हुमायूं से, हुमायूं को लेते हुए हमारा टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो हुमायूं को ले लेते हैं यहाँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हुमायूं कौन था? हुमायूं, हुमायूं हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा लड़का था। इनका एक कंसेप्ट है याद रखने के लिए, तो HKAH, एच से हुमायूं, हुमायूं था। हुमायूं के बाद ये कामरान, कामरान के बाद अस्करी, अस्करी के बाद हिंदाल। ये इनके चार बेटे थे, जिसमें कि हुमायूं जो था, इनके माता का नाम माहम बेगम था। माहम बेगम, माहम बेगम था। कामरान और अस्करी एक ही माँ के संतान थे, और इनका नाम जो था वो गुलरुख बेगम, गुल रुख बेगम था। और हिंदाल के माता का नाम दिलदार बेगम था। क्या था? दिलदार बेगम, दिलदार बेगम था। तो हुमायूं के शासनकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इस ये सत्ता संभाला था 1930 में। कब संभाला था? 1930 में। और मरा था लास्ट में, हम लोग देखेंगे तो सॉरी 19 के, ये सत्ता इसने संभाला था 1508 में इसका जन्म हुआ था, और 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन इसने सत्ता संभाला था 1530 में। किसके मरने के बाद? बाबर के मरने के बाद इसने सत्ता संभाला था। तो अब देखेंगे, सबसे पहले इसका जो आक्रमण था वो 1531 में था, और 1532 में ये चुनार के किला पे सबसे प्रथम प्रमुख आक्रमण किया था। रायसेन के किला
और कलिंजर के किला पर जो होता है ना, इसने पहले ही अधिकार कर लिया था 1501 और 1531 और 1532 में। इसके बाद 32 में इसने चुनार के किला पर जो होता है ना अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगभग 4 महीने तक घेरा बनाए रखा। 4 महीने के बाद शेरशाह सूरी जो थे ना आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद इसको 1532 ईस्वी में इसका चुनार के किला पर आधिपत्य स्थापित हो गया। इसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जिनको अगर याद करेंगे तो हम लोग DCKS मतलब देवड़ा का युद्ध। डी मतलब डी से हो गया देवड़ा का युद्ध, सी से हो गया चौसा का युद्ध, के से हो गया कनौज का युद्ध, और एस से हो गया सरहिंद का युद्ध। देवड़ा का युद्ध सी से हम लोग चौसा, कनौज और सरहिंद। देवड़ा का युद्ध जो है वो 1532 ईस्वी में गोमती नदी पर जो होता है ना इसने देवड़ा का युद्ध लड़ा था। और ये किसके विरुद्ध लड़ा था? अफगान विद्रोहियों के। यानी अफगान कौन था? शेरशाह सूरी भी अफगानी ही थे। तो ये अफगानियों के विरुद्ध लड़ा था, और उसमें किसकी हार हुई थी? अफगानियों की हार हुई थी, और हुमायूं की जीत हुई थी। फिर बाद में इसने चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को लड़ा था, और इसमें शेरशाह सूरी से इसको पराजित होना पड़ा था। शेरशाह सूरी के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले अगर हम शेरशाह के सूरी के बारे सबसे पहले अगर हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ें तो शेरशाह सूरी का नाम फरीद था, और इसका जो मेन पढ़ाई लिखाई हुआ था कनौज में हुआ था। कनौज यो जो सॉरी जौनपुर में हुआ था। और जौनपुर में सिराज ए हिंद नाम से जो था वहां पे इन्होंने अध्ययन किया था। देवड़ा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, और चौसा के बाद कनौज और सरहिंद। सरहिंद तो सबसे लास्ट में हो जाता है, 1555 में होता है। उससे पहले तो 1532 में देवड़ा के युद्ध में, देवड़ा है कहाँ? गोमती नदी के तट पे है। और देवड़ा के युद्ध में जो है वो अफगान विद्रोहियों को इन्होंने यानी कि हुमायूं ने कुचला था। और हुमायूं, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा युद्ध में जो था ना अफगानियों ने इन्हें कुचला था, यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उनसे हार गया था। और शेरशाह सूरी के हारने के बाद शेरशाह सूरी की प्रतिष्ठा बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई। उसके बाद 1540 में कनौज बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं से पराजित होने के बाद इनको वहां से भागना पड़ा था। और भागने के बाद ये इधर उधर भटकते रहे। तो हम लोगों ने 4 चीज देखा। एक हम लोग देखे थे, क्या देखे? देवड़ा का युद्ध, और देवड़ा के बाद चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, और लास्ट में हम लोग देखे थे सरहिंद का युद्ध। तो ये हुआ था अफगानी के अगेंस्ट में हुआ था। ये शेरशाह सूरी से इसमें पराजित हुए थे। और लास्ट में सिकंदर शाह सूरी से ये होता है ना, ये सरहिंद की लड़ाई हुआ था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये 4 मेन लड़े थे। और सबसे पहले अगर हम लोग शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वो फरीद था। और ये सूर्य वंश के डायनेस्टी के जो है वो स्थापना किए थे। ये अफगानी ही थे। इनके जो पिता था वो, इनके दादा इब्राहिम खान लोदी था, मतलब इब्राहिम खान सूरी। इनका जो सबसे पहले इनके पिता का शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खान, जो जागीरदार थे। इन्होंने सबसे पहले जो है एक अफगानी था जमाल खान के संरक्षण में रहते थे। बाद में ये बहार खान नुहानी के संरक्षण में आ गए थे। और बहार खान नुहानी के संरक्षण में ही उनके बाद जो है नुहानी वंश का संस्थापक थे। और नुहानी वंश का एक जो सिकंदर लोदी के समय में बिहार और बंगाल जब विभाजित हुआ था, मुंगेर को एक सीमा बनाया गया था। तो उसमें जो है नुहानी वंश को जो तेने सौंपा गया था यहाँ का से मतलब प्रबंध करने के लिए, जो तेने नुहानी वंश को सौंपा गया था बिहार के लिए। तो यहाँ पे बहार खान नुहानी के जो थे ना देख रेख में यानी कि रहते थे। कौन रहते थे? तो ये हसन खान जो इनके फादर थे, यानी किनके? तो ये शेरशाह सूरी के फादर थे। तो शेरशाह सूरी जो है मेनली
पहले तो इनको हराया था, किसमें हराया था? तो अभी मैंने बताया था कनौज और बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में हराया था। इन्होंने अपने जान बचाकर वहां से भागा था, गंगा नदी में कूद गया था। और जब गंगा नदी में कूदा था तो वहां पर एक जो है निजाम सिक्का करके एक भिस्ता जाति के लोग थे, उन्होंने इनका जान बचाया था। भिस्ता जो जाति होते हैं वो मध्य एशिया में वो जाति है जो पानी पिलाकर अपने पैसे, मतलब जो पैसे लेते हैं या पैसे कमाते हैं। तो जो ये पानी पिलाते हैं उनके बदले में कुछ पैसे इनको दिया जाता है। तो शेरशाह सूरी जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में, यानी कि कनौज के युद्ध के बाद इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। साथ में इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। हुमायूं के जाने के बाद दिल्ली और अन्य क्षेत्रों पर भी इनका कब्जा हो गया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो है परिवर्तन किए थे। और पहला परिवर्तन इन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले प्रशासनिक प्रबंधक में इन्होंने परिवर्तन किया था। इन्होंने राजस्व सुधार किया, प्रशासनिक सुधार किया, सैन्य सुधार किया। सैन्य सुधार में इन्होंने हुलिया प्रणाली को अपनाया। घोड़े की दागने की प्रथा जो थी, जिसमें कि जालसाजी होती थी, उसको रोका। और सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, करेंसी प्रणाली को इन्होंने पहले रोका। करेंसी प्रणाली में इन्होंने क्या किया? पहले जो घिसे पीटे सिक्के का यूज होता था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। और उसके बदले में शुद्ध सोने, शुद्ध चांदी और शुद्ध तांबे के जो थे रुपये का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चांदी का रुपया और मतलब तांबे के रुपये 1:64 के अनुपात में ये बदला जाता था। 1500, यानी कि अगर हम लोग 45 की बात करें थे, तो इसमें कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। कालिंजर किले के तोड़ने के समय में इन्होंने एक जो गोला था वो मतलब उनकी सेना जब दाग रही थी, तो वो तोप का गोला दीवार से टकराकर उन बारूदों को ढेर पे आग गिरा, जहाँ पे बारूद सारे रखे हुए थे। वो फटने लगा और इधर उधर जब फटने लगा तो उसमें शेरशाह सूरी जो है झुलस गए और अध जले होने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो 1545 के बाद भी 1555 ईस्वी तक, यानी कि जो है सरहिंद की लड़ाई जब हुई थी, तो लगभग 10 साल का गैप था। 10 साल के इनके गैप में इनके जो मतलब वंशज थे, इन्होंने शासन किया था। लेकिन बाद में इनको पता चला था, 1555 ईस्वी में हुमायूं को पता चला था कि ये शेरशाह सूरी अब नहीं रहा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो होता है ना, बिहार के सासाराम में बनाया गया। सासाराम में एक तालाबों के बीच में एक ऊंचे टीले, ऊंचे स्थानों पर शेरशाह सूरी को दफनाया गया। और शेरशाह सूरी के मकबरे, शेरशाह सूरी के निर्माण में अगर देखेंगे तो निर्माण में जो है हुमायूं ने क्या, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराना किला करके जो है उसके बगल में उन्होंने एक किलाए पूना नामक मस्जिद का जो है वो निर्माण करवाया था। और लेकिन मारवाड़ के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी को ये लगा था कि उनकी शौर्य पराक्रम देखकर इन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी ज्वार के लिए मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया। और हाजी बेगम थी एक, हाजी बेगम थी वो। हाजी बेगम यानी कि हुमायूं की पत्नी थी हाजी बेगम। और हाजी बेगम ने 1565 से लेकर 1572 ईस्वी तक एक मकबरे का निर्माण करवाया था अपने पति के लिए। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। और वो एक पहला गुंबद है जो दोहरे गुंबद का, मतलब पहला एक वास्तुकला है जो दोहरा गुंबद वाला है। और ये भारत में एक सबसे पहला दो गुंबद वाला मकबरा है। राजस्व सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने जो किया था, राजस्व सुधार के लिए उन्होंने पट्टा और कबूलियत नाम के जो होता है प्रथा शुरू किया था। पट्टा वो होता था जिसको कि किसानों को दिया जाता था, कि पहले ये बता दिया जाता कि आपसे कितना कर वसूल किया जाएगा। और कबूलियत वो होता था जो उसने एक्सेप्टेंस, यानी कि जो एक्सेप्ट करता था कि आपको मतलब इतना देना है, इतना करना है, तो ये कबूलियत होता था। कम्युनिस्ट पत्र द्वारा उन्हें स्वीकार कर दिया जाता था। तो कालिंजर
अभियान में ही शेरशाह सूरी की मौत हो गई थी। और इससे पहले हुमायूं हुमायूं में हम लोग देखेंगे तो हुमायूं का 1555 ईस्वी में जो लास्ट लड़ाई था, उन्होंने सरहिंद की लड़ाई लड़ी थी। और सरहिंद की लड़ाई के बाद उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ा। उसके बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत ही हो गई थी। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो गई थी। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन आने के लिए अगर बात करेंगे बाबर से, तो बाबर के में क्वेश्चन का जैसे कि कुछ हम लेके चलते हैं। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इब्राहिम लोदी से मतलब इसमें कुछ दिए गए ऑप्शन दिए गए कि इब्राहिम लोदी से संबंधित है, मतलब बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था। आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो ये कहता है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है, अफगानिस्तान पर अधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो कौन था? पंजाब का गवर्नर कौन था? दौलत खान था, जिनका बेटा कौन था? दिलावर खान था। और दिलावर खान ही जो को भेज के दौलत खान ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उनको न्योता दिया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे कौन थे? को चगताई तुर्क के। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतलब मंगोल के जो मेन नेता थे चंगेज खान, उसके द्वितीय पुत्र के नाम पर ही इनका चगताई शाखा का नाम रखा गया था। और इनमें से बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने किया था? 1501 ईस्वी में। किसने किया था? सैवानी खान ने किया था। कौन से नीति, युद्ध की नीति अपनाई थी? तुलगमा नीति। तुलगमा नीति क्या? अपने जो अगेंस्ट के विरोधी सैनिक हैं उनके दाएं बाएं पहले फुट जाओ, फिर बाद में एक ही बार अटैक करो। ये तुलगमा नीति था। कहता है किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? किसने ऑटोमन युद्ध, अभी तुलगमा नीति कौन अपनाया था? बाबर ने अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मैंने बताया था कब हुआ था। तो 21 अप्रैल कब 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उनकी सैन्य कुशलता थी। वो तोप और बंदूकों का इस्तेमाल किए थे। दूसरा, अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? कुशल सेना नायक थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तोप, क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। बाबर ने किया था। किसमें किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध हम जानते हैं 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 27 में, घाघरा का युद्ध 29 में, चंदेरी का युद्ध 1530 दिया गया। यही गलत है, 1528 ईस्वी में होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया था जिसमें ट्रिक में क्या क्या गया था। पहले बावड़ आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घाघरा उठा के चल दिया। तो सबसे पहले आया तो के पानी पिया, पानी में पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खाना खाया, खाना खाया नहीं मतलब किसमें खाया था? खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के, क्योंकि राणा सांगा गलतफहमी में था। उनको लगता था कि बावड़ आएगा लूट के चला जाएगा और सिंहासन पर कौन बैठ जाएगा? भाई राणा सांगा बैठ जाएगा, लेकिन राणा सांगा कभी बैठा नहीं। तो इसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चंदेरी का मतलब चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। उसमें मेदिनी राय हारा था। और लास्ट में हम लोग कहते हैं कि घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, और 1530 ईस्वी में खुद मर ही गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी? बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप। सबसे पहले मैं बताऊं कि क्वेश्चन में जब ये है कि बारूद का उपयोग इससे पहले भी हो चुका था, तो ये क्वेश्चन गलत है। इस क्षेत्र की जो स्थापत्य में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई नहीं, इससे पहले भी बन चुकी थी। उस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना ये पहली बार हुई थी। कि बाबर जब आए थे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाबर के जो थे वो किसके मतलब वंशज, दो वंशजों के बीच के एक वंशज था, जो मंगोल
और प्लस तैमूर, दोनों को मिलाकर एक वंशज था, वो मुगल थे। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? हाँ, ये मैं उसमें कंसेप्ट में देना भूल गया था कि बाबर ने सबसे पहले जिहाद का उपयोग किया था। वो राणा सांगा से जब युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में, उसमें ही जिहाद करके उसने उद्घोषणा की थी। जिहाद वो होता है जिसमें कि हम अल्लाह के नाम पर या कुछ काफिरों को मारने के नाम पे जब हम लोग उद्घोषणा करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या था, कि ये जिहाद है, जिहाद करेंगे। तो जिहाद, उसने उसके बाद गाजी की उपाधि भी ली थी। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने, एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो खानवा के युद्ध में किया था। राणा सांगा के निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? किसके युद्ध? राणा सांगा। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा था? खानवा के युद्ध। खाना खाया, कब खाया था? 1527 ईस्वी में खाया था। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया? राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा सांगा हुआ। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा, क्या नाम रखा? बाबर नाम रखा था। अगला अगर हम लोग बात करेंगे तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कर ली थी। कब किया था? काबुल विजय में। काबुल विजय कब किया था? 1504 ईस्वी में। लेकिन उसने अपनी जो मिर्जा की उपाधि थी, उसने 1507 या 1508 में उसने त्याग कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पातशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। काबुल का क्षेत्र भी था। अब बल्स खां कह रहा हूं मैं, बल्स खां यानी कि अगर तजाकिस्तान से लेकर और बिहार तक का साम्राज्य था, बीच में राजस्थान का साम्राज्य इनसे नहीं लिए, मतलब अभी कैप्चर हुआ था। तो पर राजस्थान को छोड़कर इन सभी क्षेत्रों पर इनका, काबुल पर था, पंजाब के क्षेत्र पर, आधुनिक उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों पर इनका अधिकार था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्योंकि बाबर की पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 11 साल 4 महीने के ही समय ही उनको क्या किया था, सिंहासन पर बिठाया गया था। उसके बाद उनसे पूरे राज्य सम्राट छीन लिया गया। 1501 ईस्वी में शैबानी खान ने उनको मध्य एशिया से खदेड़ के भगा दिया था। बाद में उन्होंने काबुल के साथ साथ उन्होंने भारत पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। तो ये धैर्य के बारे में इनसे शिक्षा ली जा सकती। भारत ने, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? दो राज्य का उल्लेख किया था, एक था मेवाड़ और दूसरा था हम लोग विजयनगर का, विजयनगर और मेवाड़ के बारे में। तो ये नीचे नीचे दिए गए कुछ कथन है, जैसे कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। तो बाबरनामा तुर्की ने नहीं लिखा था। बाबर ने जो था ना, सबसे पहले तो तुजु के बाबरी था, वो तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा। उसमें किसने? अकबर ने उसको बाबरनामा जो फारसी में अनुवाद करवाया था, उसका नाम बाबरनामा था। ठीक है। तुजु के बाबरी किस भाषा में थी? तुर्की में थी। ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बाकी सेना नायक थे। किसके नायक थे? बाबर के नायक थे। अब हुमायूं से, ये तो बाबर का क्वेश्चन है, बाबर के ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि किस नामों से उसे चिन्हित करिए। जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। हुमायूं के जो भाई थे, वो क्या, अगर ट्रिक के लिए हम लोग कहेंगे तो के, ये था के, नहीं हो रहा है। इसमें था हिंदाल था, अस्करी था, कामरान था, और कौन था? हुमायूं था। तो ये चार भाई थे। चार भाई में कौन नहीं था? तो उस्मान नहीं था। कहते हुमायूं द्वारा लड़े गए चार युद्धों की तिथि के अनुसार से सही क्रम से जो था ना, पहले हम लोग कहते हैं, इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोलाया था? DC, ये क्या था? DCKS। DCKS मतलब ये हम लोग कहते हैं देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध था। ये 1532 में लड़ा था। ये 1539 में, 1540 में और 1555 में लड़ा था। तो ये युद्ध का आप क्रम सजा सकते हैं इसके से। दूसरा, निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कनौज के पास युद्ध हुआ था? इसी में किसके हार हुई थी? तो इसमें हुमायूं की हार हुई थी। और हुमायूं को किसने हराया था? तो हम लोग कहते हैं शेरशाह सूरी ने हराया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से लिया था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? कौन था? शेरशाह सूरी था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में
सुल्तान की, पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि किसने लिया था? शेरशाह सूरी ने लिया था। शेरशाह सूरी के द्वारा सुधार किया गया था, तो सभी सुधार किए गए थे, राजस्व सुधार भी किया गया था। राजस्व सुधार कैसे किया था? उन्होंने सबसे पहले एक रैयतवाड़ी बंदो मतलब व्यवस्था था, उसमें किसानों से डायरेक्ट राजस्व वसूला जाता था। उसमें दो था, एक कबूलियत था, पट्टा और कबूलियत पत्र। तो कबूलियत पट्टा था, इसमें पहले ही बता दिया जाता था कितना उससे लगान लिया था। कबूलियत पत्र द्वारा उसको स्वीकार किया जाता था। राजस्व सुधार भी किए थे, प्रशासनिक सुधार भी किए थे। उसने घोड़ा हुलिया प्लस घोड़े दागने की प्रथा को मेन प्रायोरिटी दिया था। सैनिक सुधार भी किए थे और प्रशासनिक सुधार भी किए थे। करेंसी प्रणाली में उन्होंने क्या था, सिक्कों को बदला था। जो घिसा पीटा पहले सिक्का था उसको क्या गया था, हटा दिया गया था। कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग के ऊपर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। मैं बताया भी था 1532 ईस्वी में पहले ही उन्होंने किया था। 1531 और 1532 ईस्वी में रायसीन मतलब रायसीन के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर लिया था। और हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम ने करवाए थे हुमायूं के लिए। कब से कब तक करवाए थे? 1565 से लेकर 1572 ईस्वी के बीच में। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेरशाह ने चांदी का सिक्का किया था और तांबे का सिक्का मतलब उपयोग करा था। शेरशाह के लिए अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये में विनिमय दर अभी मैं बताया था 64:1 के रेशियो था। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, सही थे। हालांकि वह एक शासक के रूप में अपने उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थी। नहीं, वो जीत के साथ प्रशासक भी अच्छे थे, क्योंकि उनके पिताजी जो था वो एक पहले से ही क्या थे, प्रशासक थे। और जो किसके, बहार खान नुहानी के जो थे ना सेवा में थे। और उससे पहले और जो थे वो जमाल खान अफगानी एक थे, उनके जमाल खान के जो थे ना एक सेवा में थे। तो ये उनके अंदर पहले से ही एक व्यवस्था करने की जो जेनेटिक फैक्टर था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में मैं बताया था, जब वो तोप का गोला फेंक रहे थे तो उसमें से तोप का गोला एक आकर उस ढेर में गिर गया था, जहाँ पर बहुत सारे गोले रखे हुए थे। बाद में गोला जो है वो इधर उधर मतलब होने लगा और उसमें उनके शरीर लगभग आधा जल गया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस था? कालिंजर अभियान था। शेरशाह ने अपने वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़। मैं बताया था कि मारवाड़ से उन्होंने बहुत ही प्रभावित थे, मारवाड़ के सेनाओं से। और उन्होंने कहा था कि एक मुट्ठी ज्वार के लिए उन्होंने अपनी पूरी साम्राज्य को, एक मुट्ठी बाजरे के लिए, सॉरी ज्वार नहीं, बाजरे के लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, बिहार में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली का किला एक ऊना मस्जिद, मैं बताया था पुराना किला हुमायूं ने करवाया था। बगल में एक दिल्ली का किला एक ऊना मस्जिद है, उसने किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली में पुराना किला की भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शेरशाह शेरशाह हुमायूं ने करवाया था, बट इसमें जो एक्सेप्टेंस हुआ है वो शेरशाह दिया गया। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक ऊना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। क्या था पट्टा? पहले ही बता देना कि कितना जो है ना उसे कर के रूप में वसूला जाएगा। कबूलियत यानी कि स्वीकार करने के लिए उसने कबूलियत व्यवस्था अपनाया था। कबूलियत पत्र निम्नलिखित में से किसे पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम, ये ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से? अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक? बांग्लादेश तक। तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह का उत्तराधिकार कौन था? इस्लाम शाह था। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये था इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह किसका था? तो शेरशाह सूरी के जो थे ना मतलब बाद में उत्तराधिकार थे। तो शेरशाह सूरी और साथ में हुमायूं और बाबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं।
बाबर का अगर हम लोग देखें तो बाबर से लेकर और हुमायूं तक इन्होंने एक सत्ता की लड़ाई, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े थे। और भारत में जितने भी राजाओं थे उन्होंने अपने को प्रभावशाली दिखाने के लिए लड़ाई लड़ा था। तो कभी भी सत्ता की लड़ाई में और प्लस अस्तित्व की लड़ाई में अस्तित्व की जीत होती है, और जिसके कारण से बाबर हम लोग देखते हैं कि बाबर जीतता गया। और बाद में भारत में जो अनेक राजाओं थे जिनके मन में गलत फहमी थी कि बाबर आएगा लूट कर चला जाएगा, बाद में वो सब टूट गया। क्योंकि हम लोग देखें कि पानीपत के युद्ध के बाद जैसे ही राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, तो खानवा के युद्ध में उनकी सारी भ्रम टूट गई। उसके बाद राणा सांगा हारा, और अपनी पूरी जो साम्राज्य था वो दिल्ली, अब दिल्ली से लेकर काबुल से लेकर बल्ख खां यानी कि आज के ताजिकिस्तान तक भी, तजक के बल्ख खां से लेकर और बिहार तक की साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था बाबर ने। तो बावर से यही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और आगे आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ डाउट लगे या कुछ अगर बताना हो तो कमेंट्स करके प्लीज बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ अगले दिन। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।